गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अध्यापक मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संतोष दास पीजी कॉलेज काजीपुर सुल्तान। बच्चों, आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल की इस कड़ी में मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली अथवा गुण दोष के विषय में चर्चा करेंगे। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन अथवा गुण दोष को बच्चों अगर वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो उसके आधार पर इसमें कई गुण और दोष परिलक्षित होते हैं। परंतु बच्चों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, कोई भी समाज वो अपनी तत्कालीन परिस्थितियों, आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं के आधार पर ही शिक्षा नीतियों का या शिक्षा प्रणाली का विकास करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, मुस्लिम बादशाह एक वाह्य आक्रांता के रूप में भारत में आए थे और उनकी समाज की परिस्थितियां और भारतीय समाज की परिस्थितियां में काफी अंतर था। परंतु उन्होंने भारतीय समाज को देखते हुए अपनी शिक्षा नीति का जो विकास किया, माना कि उसमें कुछ दोष भी परिलक्षित होते हैं, परंतु उसमें कुछ अच्छाइयां भी दिखती हैं, जिसको आज मेरिट डिमेरिट के अंतर्गत आज हम मुस्लिम शिक्षा मेरिट या गुण के विषय में चर्चा करेंगे। मुस्लिम शिक्षा अगर वर्तमान परिवेश में देखा जाए या मूल्यांकन किया जाए या विश्लेषण किया जाए तो हमको कई गुण या अच्छाइयां दिखती हैं या परिलक्षित होती हैं, जिसके अंतर्गत आज हम इन बिंदुओं के माध्यम से मुस्लिम कालीन शिक्षा के गुण के विषय में चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत नंबर 1 है शिक्षा को राज का संरक्षण प्राप्त होना। कहने का तात्पर्य, शिक्षा को राज का संरक्षण प्राप्त होना। आज की परिदृश्य में अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में शिक्षा का उत्तरदायित्व शासन पर है। और अगर हम देखें तो मुस्लिम काल में शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा का व्यवस्था करना राज का उत्तरदायित्व था। अर्थात कहने का तात्पर्य, शिक्षा पर राज का नियंत्रण होता था या शिक्षा राज के संरक्षण में फलती फूलती थी। अगर वैदिक शिक्षा पर दृष्टिपात करें तो वैदिक शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा परिवार में होती थी बच्चों, और उच्च शिक्षा गुरुकुलों में होती थी और गुरुकुलों पर गुरु का व्यक्तिगत अधिकार होता था। बौद्ध काल में अगर देखें, मठों और विहारों में उच्च और प्राथमिक शिक्षा का संचालन होता था, परंतु मठों और विहारों पर भी संघों का अधिपत्य था। और मध्यकाल में देखें तो शिक्षा पर राज का संरक्षण था। कहने का तात्पर्य, राज्य शिक्षण की नीतियां, शिक्षण संस्थाओं का विकास, उनका भरण पोषण, आज सभी व्यवस्था राज्य का कर्तव्य होता था। दूसरा पॉइंट है बच्चों, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। माना कि बच्चों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, वैदिक काल में भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, परंतु प्राथमिक शिक्षा परिवार में संपन्न होती थी, उच्च शिक्षा गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। बौद्ध काल तक आते आते शिक्षा की व्यवस्था मठों और विहारों में की जाने लगी। प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क थी, परंतु बच्चों उच्च शिक्षा सशुल्क थी, अर्थात निश्चित शुल्क लिया जाता था। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को अगर देखा जाए तो तत्कालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में 1000 तत्कालीन मुद्राएं ली जाती थी। कहने का तात्पर्य बच्चों, बौद्ध काल तक आते आते उच्च शिक्षा सशुल्क हो गई थी। और मुस्लिम काल में देखें, मुस्लिम
शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत मकतब और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी और दोनों शिक्षा निःशुल्क होती थी। उच्च और प्राथमिक दोनों शिक्षाएं निःशुल्क होती थी। और यही नहीं, उच्च शिक्षा में रहने के लिए बच्चों को छात्रावास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था और आवश्यकता पड़ने पर औषधियों की भी व्यवस्था निःशुल्क होती थी। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक सबसे अच्छा गुण था कि दोनों शिक्षाएं निःशुल्क प्रदान की जाती थी। नंबर 3 पॉइंट है छात्रवृत्तियों का शुभारंभ। डियर स्टूडेंट्स, मुस्लिम काल की शिक्षा व्यवस्था की एक देखा जाए तो बहुत अच्छा गुण था कि छात्रवृत्तियों का प्रारंभ, अर्थात छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती थी। कहने का तात्पर्य इस्लामिक साहित्य, दर्शन, धर्म, शरीयत में योग्य छात्रों को या ब्रिलियंट स्टूडेंटों को छात्रवृत्तियां देकर के प्रोत्साहित किया जाता था। और आज की परिस्थिति से अगर हम तुलना करें तो आज से बेहतर छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी। वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो जातियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर और समुदाय के आधार पर छात्रवृत्तियों का आवंटन किया जाता है, परंतु मुस्लिम काल में छात्रवृत्तियों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ज्ञान के विकास पर। बच्चों, मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक सबसे अच्छा गुण था ज्ञान के विकास। बौद्धकालीन शिक्षा का भी देखें तो ज्ञान पर फोकस किया जाता था। वैदिक काल में भी ज्ञान पर शिक्षा अवलंबित थी। अर्थात कहने का तात्पर्य सभी कालों में, चाहे बौद्ध हो, वैदिक हो, मुस्लिम हो, ज्ञान पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। और बच्चों, मुस्लिम काल में मोहम्मद शाह ने ज्ञान को अमृत तुल्य बताया है। अमृत तुल्य, ज्ञान को अमृत तुल्य बताया है। और उन्होंने शिक्षा रूपी दान को सबसे अधिक महत्व दिया है। और इसके लिए उन्होंने कहा कलम की स्याही शहीदों की रक्त से या शहीदों के खून से भी मूल्यवान है। कहने का तात्पर्य बच्चों, मुस्लिम काल में विज्ञान पर अत्यधिक बल दिया गया था और मुस्लिम साहित्य, दर्शन, धर्म के ज्ञान को ज्यादा बल दिया गया था। और एक है कि भौतिक ज्ञान पर अत्यधिक बल दिया गया था। भौतिक ज्ञान, कहने का तात्पर्य बच्चों, अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें, शिक्षा में ज्ञान के विकास पर भी भौतिक ज्ञान पर ही ज्यादा बल दिया जाता है। तो इसका शुरुआत अगर देखें तो मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा में भी परिलक्षित होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत बच्चों, साहित्य की रचना को प्रोत्साहन। मुस्लिम बादशाहों द्वारा साहित्य की रचना को प्रोत्साहन दिया गया और इसके लिए मदरसों से संलग्न या कभी कभी अकेले में भी पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा अगर देखें हुमायूं द्वारा दिल्ली में स्थापित पुस्तकालय और मदरसों से संलग्न पुस्तकालयों की रचना या स्थापित किया गया था, जिसमें योग्य विद्वानों द्वारा साहित्यों की रचना की जाती थी और साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथों
और अन्य प्राचीन साहित्यों का अरबी और फारसी में रूपांतरण भी किया जाता था और इसके लिए योग्य विद्वानों को भी पारितोषिक दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत बच्चों, इतिहास लेखन की शिक्षा। अगर देखा जाए भारतीय इतिहास पर अगर नजर डालें तो इतिहास लेखन की शिक्षा का प्रारंभ मध्यकालीन शिक्षा की देन है। जबकि अगर देखें तो एक आध उदाहरण प्राचीन इतिहास में भी देखने को मिलता है, जैसा कि बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित की रचना, कल्हड़ की रात तरंगिणी के कुछ अपवाद स्वरूप उदाहरण प्राप्त होते हैं, परंतु विधिवत इतिहास लेखन की शिक्षा का प्रारंभ मुस्लिम कालीन शिक्षा की देन है और इसके लिए विद्वानों को व्यवस्था दी जाती थी और इसके लिए उन्हें वित्त पोषण भी किया जाता था। और इसमें एक बात और भी है बच्चों कि मुस्लिम बादशाह आत्मप्रशंसक थे और अपने कार्यों को बढ़ा चढ़ा को सुनना उनको अच्छा भी लगता था और साथ ही साथ अपने पूर्वजों के कार्यों को भी प्रशंसात्मक ढंग से सुनने के लिए इतिहास लेखन की व्यवस्था किया था। इसलिए अगर देखा जाए बच्चों, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन में ये इतिहास लेखन की शिक्षा मुस्लिम शिक्षा का एक अच्छाई या गुण था। नेक्स्ट पॉइंट है नायकी पद्धति का विकास। नायकी पद्धति मॉनिटरियल सिस्टम का विकास या डेवलपमेंट। बच्चों, वैदिक काल में भी नायकी व्यवस्था थी, बौद्ध काल में भी नायकी व्यवस्था का प्रचलन था, परंतु मुस्लिम काल तक आते आते नायकी व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ। कहने का तात्पर्य बच्चों, तेज तर्रार बालकों को या मेधावी छात्रों को नायकी प्रशिक्षण भी दिया जाता था और ये नायक या ये छात्र अपने निम्न कक्षा के छात्रों और समकक्ष छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में भी भाग लेते थे या प्रशिक्षित भी करते थे। कहने का तात्पर्य नायकों का प्रशिक्षण का कार्य मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक गुण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था। बच्चों, मुस्लिम काल तक आते आते प्राथमिक और उच्च शिक्षा की उत्तम और अलग अलग व्यवस्था देखने को मिलता है, जो कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक गुण है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था बच्चों, वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा घरों में या परिवारों में, उच्च शिक्षा गुरुकुलों में दिया जाता था। बौद्ध काल तक आते आते प्राथमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों में विभाजन तो किया गया, परंतु उनके लिए मठों और विहारों में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। परंतु मध्यकाल तक आते आते प्राथमिक शिक्षा मकतबों में और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी और मदरसों में उच्च शिक्षा के लिए उचित और विद्वानों की अलग से व्यवस्था की जाती थी। विषय एक अनेक विषय विशेषज्ञों की अलग से व्यवस्था की जाती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शिक्षा का ये भी गुण है कि प्राथमिक और उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था। कहने का तात्पर्य बच्चों, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा में उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई थी, अर्थात उच्च शिक्षा के लिए
मदरसों में अलग अलग विभागों की स्थापना की गई और कुछ मदरसों को विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा के लिए भी स्थापित किया गया। जैसा कि मालवा में संगीत शिक्षा के लिए मदरसों की स्थापना की गई, सहारनपुर में महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए महिला मदरसों की स्थापना की गई थी। रामपुर और आगरा मदरसों पर अगर अवलोकन करें तो वहाँ पर चिकित्सा शास्त्र से संबंधित शिक्षा दी गई और कुछ मुस्लिम बादशाहों द्वारा किंग मुस्लिम और दिल्ली सुल्तान दोनों कला और संगीत प्रेमी थे। चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था अगर देखें सिकंदर लोधी द्वारा भी की गई थी और वास्तुकला या व्यवसाय शिक्षा में देखें तो फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां और अकबर द्वारा भी व्यवस्था की गई थी। कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा की बच्चों मुस्लिम बादशाह या दिल्ली सुल्तान या तुर्की सुल्तान कला कौशल के पारखी भी थे और कला कौशल के प्रशंसक भी थे। जैसा कि अगर हम इतिहास में उदाहरण देखें तो बाबर द्वारा ग्वालियर के मान सिंह के किले की प्रशंसा भी की गई है और उस किले से वो प्रभावित भी था। शाहजहां और अकबर के कार्यकाल में अगर देखें तो शाहजहां द्वारा और अकबर द्वारा उचित कला कौशल एवं व्यवसाय की शिक्षा प्रशिक्षण कार्य किया जाता था। फिरोज तुगलक द्वारा अलग से ही व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कला और एवं व्यवसाय शिक्षा की उत्तम व्यवस्था मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक गुण है। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट, धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय। बच्चों मुस्लिम काल में माना कि धार्मिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता था, परंतु लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी प्रकार की समस्या का सामना न उनको करना पड़े, इसके लिए लौकिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। अर्थात कहने का तात्पर्य धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय मुस्लिम शिक्षा का एक गुण है। बच्चों आज इस वीडियो में हमने मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन के अंतर्गत मुस्लिम शिक्षा के गुण के विषय में चर्चा किया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।